कल हम लोग सोलेनोइड पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि सोलेनोइड जो होता है वैसा स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बोलिए, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। अभी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? स्ट्रेट होती हैं। स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ स्ट्रेट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, हर जगह सेम होगा। तो सवाल है कि कितना होगा? तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था म्यू नॉट एन आई। कितना आया था? म्यू नॉट एन आई आया था। सही है, देख लिया था हम लोगों ने ये। जिसमें म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है ना। एन क्या है? एन तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और आई क्या है? करंट। देखा था हम लोगों ने कल, ठीक है। ये सब भी देख लिया था कि वो किस किस बात पर डिपेंड करता है, बोलो ना। ये सब देखे थे ना कि अगर मान लीजिए हवा की जगह कोई दूसरा मटेरियल आ जाए, बोलो बाबू, सब मान लो कि हमने सॉफ्ट आयरन के ऊपर, किस पर? सॉफ्ट आयरन के ऊपर। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है ना ऐसा आयरन जो चुंबक से चिपक जाए। जो आयरन चुंबक से नहीं चिपकता है उसको स्टील बोला जाता है। यानी देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। होता दोनों आयरन ही है, ठीक है। तो अगर आपने सॉफ्ट आयरन के कोर पे किसी सोलेनोइड को लपेट दिया है या किसी भी मटेरियल पे किसी सोलेनोइड को लपेट दिया है, तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उसका जब आप फॉर्मूला लिखेगा तो आप म्यू नॉट ना लिख के इस मटेरियल की परमिएबिलिटी, अगर म्यू है तो आप म्यू लिखेगा, म्यू एन आई लिखिएगा। और फिर हमने देखा था कि किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी के साथ साथ रिलेटिव परमिएबिलिटी भी दी जाती है कभी कभी क्वेश्चन में। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कुछ और नहीं, ये परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। आप इसको उधर लेके चले जाइए तो बताइए म्यू इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट होगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं। म्यू नॉट एन आई क्या है? म्यू नॉट एन आई है जब हवा होता था चाहे वैक्यूम होता था तब का मैग्नेटिक फील्ड ना। यानी कि जैसे ही कोई मटेरियल आप इंट्रोड्यूस करिएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने टाइम्स बढ़ जाता है? म्यू आर टाइम्स बढ़ जाता है। और मैंने कहा था कि सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, उसकी परमिएबिलिटी हवा के रेस्पेक्ट में हजारों लाखों गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब हुआ कि आप एक नॉर्मल सोलेनोइड बनाते हैं जिसके अंदर में हवा भरा हुआ है। जैसे दीजिए एक सेकेंड, हम इसी को अगर सोलेनोइड मान लें तो अभी इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में बोलिए, अगर हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का रॉड इंसर्ट कर दें, हाँ, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हजारों लाखों गुना ज्यादा होगा क्योंकि उसके रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये देखा था ना कल हम लोगों ने। सब आगे बढ़ते हैं, ये देख लिए थे, ठीक है, ये देख लिए थे। हाँ, तो आंसर बताओ, जल्दी करो। क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? कह रहा है लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, वो अपने एक्सिस पे कुछ बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बाकी कुछ दिया नहीं हुआ है। हालांकि इस बी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई आएगा, सही है। कहता है इफ द करंट आई, नहीं इज है ना, करंट इज डबल्ड। अगर हमने करंट को डबल कर दिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो मिला जुला कि ये नंबर डेंसिटी ना है, इज हाफ्ड। माने करंट अगर आई था तो करंट को हमने 2i कर दिया, और नंबर डेंसिटी अगर n था तो इसको हमने
n/2 कर दिया। तो बाबू अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा होगा, बोलिए अगर वो बी डैश है तो बी डैश क्या लिखेगा, म्यू नॉट, एन की जगह n/2 और आई की जगह 2i, कट गया, आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट ni आ गया। और म्यू नॉट ni का मतलब तो बी ही ना हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अभी भी कितना रहेगा, बी ही रहेगा। सही है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का मतलब बी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये कौन पूछ रहा है, एनसीईआरटी पर कहता है क्लोजली वूंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, सोलेनोइड की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, इतना लंबा होगा, ठीक। हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। ये क्या बोल रहा है, 400 टर्न होगा ना जी, 400 टर्न का 5 गो लेयर होगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हुआ, सुनो एक मिनट, ये तुम्हारा सोलेनोइड है, पहले तो 80 सेंटीमीटर लंबा है, क्या बोलते हो, बोलो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 400 है, लेकिन सिर्फ एक लेयर नहीं है, कितना लेयर है, माने इसके ऊपर एक और 400 वाला, इसके ऊपर एक और 400 वाला, माने एक एक तारवा होगा, उसी को 5 बार ऐसा लपेट दिया होगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा करके, बोलो ना। लंबाई लेकिन कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, सही है। आगे बोलता है कि इसमें, अच्छा हाँ, इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर तो इतना ना होगा, बोलो, तो लंबाई है 80 सेंटीमीटर और रेडियस है 0.9 सेंटीमीटर, तुमको नहीं लग रहा है इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, तो क्या ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड नहीं हो गया। तुम बताओ, जब भी हम इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे उसमें कहीं रेडियस आता है, म्यू नॉट ni में कहीं रेडियस आता है, तो जब रेडियस नहीं आता है तो ये क्यों दिया हुआ है, क्या हमको भटकाने के लिए दिया हुआ है, भटकाने के लिए कि देख के हम लोग भटक जाएंगे, नहीं, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप कंपेयर करके देख सके कि ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है। लॉन्ग सोलेनोइड हम इसको कब मानेंगे, जब इसका लेंथ इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा होगा, लेंथ रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत बड़ा होगा, इसलिए दिया है ये, अदरवाइज इसका और कोई यूज नहीं है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर के आसपास आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो फॉर्मूला हमको पता है, म्यू नॉट ni, म्यू नॉट लिख लेंगे, आई भी लिख लेंगे, एन तो निकालना पड़ेगा, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप बताइए यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना नंबर ऑफ टर्न है, 400 है, 400 टर्न है, क्या बात करते हो यार, 400 टर्न तो एक लेयर में है, ऐसा ऐसा 5 गो लेयर है, तो 400 टर्न का 5 लेयर बताओ कितना टर्न हो जाए, 2000 नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये n होता क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया, 2000 टर्न, लेंथ कितना हो गया, 80, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 मीटर, क्या बोलते हो। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करोगे, बताओ ना कितना आ रहा है। ये कहने का मतलब है कि ये तो ऊपर जाके इसको और 2 लाख बना देगा, 2 लाख बटा 80 का मतलब हुआ 20,000 बटा 8। अब 20,000 को 8 भाग में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ ना, 2500 आ रहा है। चलो मैं बात मान लेता हूं तुम्हारी, 2500 टर्न पर मीटर, तो ये हो गया n का वैल्यू। अब हो गया, हम b निकाल सकते हैं, म्यू नॉट n i, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n है 2500 और i है 8, और आंसर आएगा टेस्ला में, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो 2500 कितना हो जाएगा, ये तो हमको लग रहा है ऐसे ही, वो काटने का जरूरत नहीं था ना, काटने का जरूरत नहीं था, ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई, 8 से 8 कट जाता है, तो 2500 गुना 8 जो होगा ना 20,000 होगा,
2500 गुना 2 कितना होता है? 5000। अब 5000 चौका 20,000 नहीं हो जाएगा? तो ये 20,000 हो गया। 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 80,000। घर जाएगा? 80,000 आ गया। हाँ, तो 80,000। अच्छा, तो 80,000 इंटू 10⁻⁻7 भी तो है, और इंटू फिर पाई का मतलब 3 पॉइंट कितना 14 है। तो ठीक है, अभी 3.14 को 8 से अपना मल्टीप्लाई कर लेना, तो जो भी वट एवर आ जाए अपना लिख लेना। अरे हो जाएगा ना? ठीक है, फॉर्मूला ही पुटिंग था, बाकी इसमें कुछ और होता नहीं है। आगे बढ़े? चलो ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक कॉन्सेप्ट से, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई स्फीयर है और चार्ज सिर्फ उसके सरफेस पर है, चार्ज बताओ कहाँ है? सिर्फ उसके सरफेस पर है, और टोटल चार्ज अगर Q है, इसका रेडियस अगर R है, तो आपको याद होगा हमने 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। एक था आउटसाइड पॉइंट, एक था सरफेस पे, और एक था इनसाइड पॉइंट। बोलो बाबू। चलो ठीक है, तुम बताओ आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? तो टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डाल देते थे और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लेते थे। बताइए, अगर सारा का सारा Q चार्ज यहाँ पहुंच गया, तो इस Q की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? KQ/R²। याद आया? सरफेस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, टोटल चार्ज उठाइए, सेंटर पर डालिए और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए, विच विल बी एक बार फिर से KQ/R²। बट एट इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना? 0। याद आया क्या? चलो एक और चीज याद दिलाता हूं। अगर मान लीजिए चार्ज पूरा भरा हुआ है, हेलो, चार्ज कहाँ है? पूरा अंदर बाहर हर जगह है, तो उस केस में भी अगर मान लीजिए टोटल चार्ज Q है और चार्ज की डेंसिटी रो है, क्योंकि वॉल्यूम में ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो रो लिखा जाता है। हम अगर 3 जगहों पे, 3 जगहों का मतलब हुआ आउटसाइड पॉइंट, सरफेस और इनसाइड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, तो आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए सेम कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पर डालिए और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए। तो टोटल Q चार्ज अगर सेंटर पे आ गया, तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो KQ/R²। और यहाँ पर भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो KQ कितना? बस यहाँ कैपिटल R होगा। लेकिन इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? नहीं होता है 0, ये तो होता है, ये तो होता है ρR/3ε0। अच्छा है, रुकिए, क्या मैंने वो ट्रिक बताया था आपको आपके विशेष मांग पे, याद है? वो बताया था, मार डालेंगे अगर बोलोगे नहीं नहीं तो। बाद में तुम बहुत ज्यादा जिद किए थे, तो मैंने बताया था कि इसको अगर हम Q के टर्म में लिखना चाहे तो दैट विल बी समथिंग लाइक KQR/R²। पता नहीं तुमको याद आया कि नहीं? ऐसा कुछ बताया था मैंने। क्या है ये? क्या है? क्या है ये? सुनो, Q के टर्म में लिखना है, और Q के टर्म में हमको याद है KQ/R²। लेकिन सुनिए, एक मिनट रुकिए। KQ तो हम लिख देंगे, अब IR² लिखना है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो R नीचे नहीं होना चाहिए, R कहाँ होना चाहिए? लेकिन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट ना हो गया, क्योंकि Q के टर्म में तो KQ/R² होता है, नीचे में R² होना चाहिए था। अब पता चल रहा है ऊपर में R आ गया, तो हमको नीचे में R का क्यूब करना होगा। कौन सा R? छोटका R का क्यूब कर दें। छोटका R का क्यूब कर देंगे तो R से R कट के फिर ये आ जाएगा, यानी R² नीचे आ जाएगा। हमको इसको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो नीचे में बड़का R का क्यूब होगा। याद आया? ऐसा कुछ देखा था हम लोगों ने। चलिए ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसको हम इस चैप्टर से कैसे रिलेट करते हैं। तो अब की बार हमारे पास है एक पाइप। क्या है बोलिए? इस पाइप में करंट फ्लो कर रहा है। हमने इधर इधर पूंछ निकाल के बैटरी जोड़ दिया है, तो करंट ऐसे जाएगा ना? हाँ, आप बताइए करंट कहाँ होगा? सिर्फ दीवारों में होगा या फिर पूरा अंदर में भी होगा? अंदर भी होगा। हाँ, हवा में करंट होगा, हवा में करंट होगा। करंट सिर्फ कहाँ होगा? दीवारों में। दीवारों में जहां कंडक्टर होगा वही ना करंट होगा। करंट सिर्फ दीवारों में होगा। बोलिए जल्दी। अब एक बात बताइए, आप ऐसा सामने से देख रहे हैं
तो आपको क्या नजर आ रहा है? सामने से देख रहे हैं एकदम, तो बताइए, सामने से एकदम देख रहे हैं तो आपको सर्कल ही ना नजर आ रहा है। तो हम इसको ना एकदम सामने से ड्रॉ करते हैं, सामने से ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा बताइए? सर्कल नजर आएगा, खाली यही ना नजर आएगा। करंट खाली इसी में ना आ रहा है, नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब हुआ जो करंट है वो सिर्फ सरफेस पर ही है, सिर्फ दीवारों में है। कहाँ है बताइए? और ये डॉट डॉट में क्या बना रहा हूं? वो डॉट में क्या बना रहा हूं? क्या बना रहा हूं? वो मैं करंट का डायरेक्शन दिखा रहा हूं कि करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये पूरा सिलेंडर है, शकल से तुमको सर्कल नजर आ रहा है, पूरा का पूरा कैसा है ये? हाँ, सिलेंडर है। कहने का मतलब ये और बाहर है, अभी कहाँ तक जा रहा है? अंदर में भी वो कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। लेकिन टोटल करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो कितना है? आई है। अब इसकी वजह से भी हमको 3 जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है। तो द फर्स्ट जगह इज क्या? आउटसाइड पॉइंट। दूसरा जगह इज सरफेस एंड तीसरा जगह इज इनसाइड पॉइंट। कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर। उसमें हम टोटल चार्ज को उठा के कहाँ रख दिए थे? सेंटर पे। इसमें ये चार्ज नहीं ना है, ये तो करंट ना है। तो इस पूरे करंट को ऐसे ऐसे दबा दबा के हम कहाँ कहाँ रख देंगे? नॉट सेंटर यार, सिलेंडर का सेंटर होता है, ये एक्सिस ना होता है। और करंट कहीं सेंटर पर रखने वाली चीज है, करंट तार में होता है। तो इसमें हम टोटल चार्ज को उठा के कहाँ डाल दिए थे? इसमें हम पूरे करंट को एक्सिस पे जमा कर देंगे। क्या बोलते हो? तब ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ना हो गया जी? अरे बोलिए ना। हाँ, तो अगर आउटसाइड पॉइंट और सरफेस पर, फिर से आउटसाइड पॉइंट और सरफेस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो टोटल करंट को उठा के कहाँ जमा कर दीजिए? मान लीजिए कि कोई पाइप वाइप नहीं है, सिर्फ एक तार है जो कि यहाँ है। क्या बोलते हो? अब इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने याद किया है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने याद किया है। कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। लेकिन डायरेक्शन भी तो चेक करना है, नहीं बोल रहे हो? तो करंट किधर है? बाहर है, तो अंगूठा शुड भी आउटवर्ड, बाहर होना चाहिए। तो कहाँ जा रहा है? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? सब ऊपर होगा। इतना तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड और आर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इतना हाथ वाथ घुमाने की जरूरत नहीं है। करंट बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज। बाबू, बाहर और एंटी क्लॉकवाइज आपस में रिलेटेड होता है ना, तो ऐसा ही हम लोग बना देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर ना होगा। अरे यही वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज को दिखा रहा है। अरे यार, ठीक है। और कितना होगा बताओ? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है। कोई पूछेगा सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? सरफेस पर तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट कहाँ है? करंट बाहर है, तो अंगूठे को बाहर रखोगे, उधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ना होगा। पता नहीं तुमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आर के कैसा होता है? या तो इधर होगा ना तो इधर होगा। तो करंट बाहर है तो इधर, करंट अंदर होता तो इधर वाला डायरेक्शन लेते। और ये कितना होगा बताइए? तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और कैपिटल आर। सही है। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट एकदम सेम नहीं है। अरे इसमें टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डाल देते थे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाते थे। कब? आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए। इसमें टोटल करंट को उठा के एक्सिस पे डाल देंगे और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला
फॉर्मूला लगा लेंगे। कब? जब हम आउटसाइड पॉइंट और सरफेस की बात करेंगे। इसमें भी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसमें भी इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पाइप ना होके पूरा भरा भरा सिलेंडर हो, हाँ एकदम रॉड हो, ठीक है, और अंदर से भरा हो। अब जैसे ये तो लकड़ी है और ये कॉपर है, अगर ये पूरा ही कॉपर होता और तब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके इसमें करंट फ्लो कराते हैं, क्या लग रहा है करंट कहाँ होता है? सिर्फ दीवारों में होता है कि हर जगह होता है? पूरे क्रॉस सेक्शन में होता है। तो उस सिचुएशन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये रहा हमारा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जो कि सर्कुलर है। अरे बोलो ना। और लेकिन अब की बार जो करंट है वो सिर्फ दीवारों में नहीं है, करंट तो, अरे करंट तो हाँ अंदर भी है, हर जगह करंट है, जहां देखो वहां करंट है। लेकिन टोटल करंट कितना है? आई। और इसकी वजह से हमको एक बार फिर से 3 जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बताइए वो 3 जगह कौन कौन से हैं? आउटसाइड पॉइंट, सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट। बोलिए जल्दी। चलिए ठीक है, सबसे पहले बताइए आपको क्या लगता है आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए क्या होना चाहिए? आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए हमको क्या करना चाहिए? यहां क्या किए थे? वही किए थे जो यहां किए थे। नहीं समझे आप? यानी टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डालिए। आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए नो टेंशन, पूरा करंट उठाओ और कहां ले जाके डाल दो एक्सिस, समझ लो कि सारा करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। और उसके बाद इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगा लो। पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हाँ मैंने ऐसा ऊपर होगा। हाँ कितना होगा? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr होगा। यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ समझ में आया? हाँ ठीक है, मतलब इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल आर। लेकिन सुनिए जिस तरीके से यहां अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, उसी तरीके से यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो पहले किधर होगा ये पता करो, पहले किधर होगा ये पता करो, किधर होगा? अरे करंट किधर जा रहा है? तो ठीक है ना, तो बाहर जा रहा था, ये नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा। और सुनिए ना, कहने का मतलब बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही ना इशारा करेगा ये। और कितना होगा बच्चों? तो सुनो मैं ट्रिक बताता हूँ, याद मुझको भी नहीं है, याद मुझको भी नहीं है और याद आप भी मत करिएगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनिएगा। जिस तरीके से यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, यहाँ अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यानी फॉर्मूले में ऊपर स्मॉल आर आने वाला है। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2πr ना। अरे सुन भी रहे हो? तो लिख दो, लिख दो, म्यू नॉट लिख दो, आई लिख दो, 2 लिख दो, पाई लिख दो। आर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आर को कहाँ रहना है? जा, हमको नीचे में आर चाहिए था, अब पता चल रहा है ऊपर में आर आ गया। अरे तो नीचे में क्या करेंगे? क्या बात है, देख रहे हो तुम लोग कितने तेज हो गए हो गया। ये फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2πr²। सही है? तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, याद नहीं है। तुम मुझसे भी कभी पूछोगे कि सर बताइए कितना होता है, रटा हुआ मेरा भी नहीं है, लेकिन हमको 1 सेकंड समय लगेगा, तुरंत बता दूंगा मैं। आप समझ रहे हैं? आप ही बता देंगे। तो इसको बढ़िया से देखिए, हम इसको डिराइव करने वाले हैं। समझ में आ रहा ना क्या करना है? आउटसाइड पॉइंट हो चाहे सरफेस हो, दोनों के केस में टोटल करंट को कहाँ जमा करेंगे? एक्सिस पे। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस केस में इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और इस केस में इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो उसके हिसाब से हम यहाँ से हिंट लेके फॉर्मूला लिख लेंगे। म्यू नॉट आई बाई 2π इसमें भी था, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें आर नीचे ना था, इसमें आर को कहाँ रखना है? ऊपर। तो आर को ऊपर रखना है तो नीचे में तुमको r² रखना पड़ेगा, तब डायमेंशनली ये करेक्ट होगा। ये बार बार मैं डायमेंशनली बोलता हूँ, 90% लोगों को तो समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
तुमको समझ में आता है? बोलो ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये समझ में आया आपको फॉर्मूला? ये आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए अब हम इसको करते हैं डेराइव। सबसे पहले चलिए एक बार में समझने की कोशिश करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के एक वर्कड आउट एग्जाम्पल में इस चीज का जिक्र है, थियरी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी के थियरी में आप ढूंढिएगा ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक वर्कड आउट एग्जाम्पल होगा 4.3 शायद। कौन है? हाँ क्या है देखो ना, ओ सॉरी 4.8। 4.8 में ये इसका जिक्र है। तो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, पूछ भी सकता है, देखा जाए। चलिए सबसे पहले बताइए कि आपको एक पाइप नजर आ रहा है। तो पिछला फोटो जो बनाया था वो मैंने 2D में बना दिया था, अब की बार मैंने फोटो को 3D में रखा है, तो थोड़ा महसूस करिएगा ढंग से। पाइप है, बोलिए जल्दी। और इस पाइप में जो करंट है वो सिर्फ दीवारों में है। कहाँ है करंट? सिर्फ कहाँ है बताओ ना? दीवारों में है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और टोटल करंट कितना है? आई है। हमको किसी आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बोलिए। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते थे, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ यूज करने के लिए हमको कुछ चार्जेस को एक सरफेस से बंद करना पड़ता था। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमको कुछ करंट को एक लूप से घेरना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो सिचुएशन ऐसा है कि एक पाइप है, करंट दीवारों में है और हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पहले इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम एक एम्पीरियन लूप तो ड्रॉ कर लें। अरे यार क्या लगता है वो एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए? मैंने हाँ करंट इसी में ना है, यानी हमको इसको घेरना है, तो वो एम्पीरियन लूप में कैसा ड्रॉ करूंगा? बोल नहीं रहे हो? सर्कुलर ही ना ड्रॉ करूंगा, सिमेट्रिकल ड्रॉ किया जाता है। क्यों सर्कुलर ही ड्रॉ करूंगा? क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा, इंटीग्रेशन आसान होगा। तो चलिए हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया जो कि कैसा है? सर्कुलर है। बोलो यार, मैं 3D में ड्रॉ कर रहा हूं, तुमको समझ में आ रहा है? अब इसी एम्पीरियन लूप के ऊपर मुझको करना है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल और लाना है म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। क्या बोलते हो? बोलो। यानी इसके ऊपर एक छोटा सा डीएल लिया जाए कहीं, तो अगर वो छोटा सा डीएल मैंने कहीं यहां ले लिया, बोलो ना रे बच्चों, तो हमको पता करना है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तब ना बी डॉट डीएल कर पाओगे। तुम एक बात बताओ, करंट जा रहा है एकदम सीधा ऐसा, बोलो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर्कुलर ही ना होंगी, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं। और वो सर्कल कैसा बनेगा? तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में करोगे तो ऐसा बनेगा। अरे एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एम्पीरियन लूप के ही ऊपर आ गया। अब लीजिए, एम्पीरियन लूप भी ऐसा ही था। नहीं बोल रहे हो, देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। एम्पीरियन लूप भी सॉरी एम्पीरियन लूप भी ऐसा ही था और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, इसी के ऊपर आ गया है। क्या बोलते हो? हाँ तो सुनो, अगर मुझको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो वो भी जस्ट इसी के ऊपर ही आ जाएगा। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझे ही नहीं? समझ गए क्या? बोलिए ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो सर्कुलर ही ना होंगी। तो हमको उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है जो आर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो वो तो सर्कुलर ही ना होगा। एम्पीरियन लूप भी सर्कुलर है। तो ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है पीले कलर का, वो एम्पीरियन लूप है। और ये जो नीले कलर का आपको
हाँ दिख रहा है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप बताइए कि अगर डीएल ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ना होगा। तो डीएल अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, अच्छा अगर मान लीजिए कि डीएल मैंने यहां ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इधर ही ना होगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब मैं कहीं भी डीएल ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसी के डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको तोड़ा जाए तो बी डॉट डीएल को तोड़ के लिखा जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। तो बी की जगह बी, डीएल की जगह डीएल, कॉस की जगह कॉस, थीटा की जगह कितना है, क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल हर जगह कितना आ रहा है, म्यू नॉट टाइम्स। बताइए कितना करंट आपने घेर दिया है। अरे हमने पूरा करंट घेर दिया है, सारा करंट हमने बांध दिया है। और सारा करंट का मतलब क्या हुआ, आई। तो पूरा का पूरा आई इज आई एनक्लोज्ड। बी क्या हर जगह सेम है क्या? जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना हर जगह सेम होगा? सही में सेम होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। तो अगर सेम होगा, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकलेगा, अंदर में खाली डीएल और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। समझ रहे हो? अजमत समझ रहा है? अजमत नाम है क्या? नहीं नहीं, इसको नहीं, मैं वो पीछे अजमत से मैं बात कर रहा हूँ। अरे वो समझ रहे, तुम लोग टेंशन मत लो। ये तो ये बताओ, म्यू नॉट आई, हाँ। तो आप बताइए ये डीएल के इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मतलब ऑफ डीएल का इंटीग्रेशन? कि जितना छोटा छोटा डीएल है सबको जोड़ डालिए। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या आपको पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा? तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा। तो बी इंटू कितना बताइए? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब एक बात बताओ, ये कौन सा रिजल्ट है? अरे ये तो वही रिजल्ट है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हार्ड डिस्टेंस पाया था। तो यहां से कंक्लूजन निकाला गया कि पाइप में अगर करंट सिर्फ कहाँ हो, दीवारों पे हो बाबू, तो उस केस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप टोटल करंट को उठा के कहाँ डाल दीजिएगा? एक्सिस पे। बोलिए। और फिर आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा जो कि होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छा एक बात और है यार, मान लो कि करंट अगर सिर्फ दीवारों में ना होके, उस वक्त उसका वाला भी यही पे प्रूफ कर लेते हैं, दीवारों में ना होके अंदर भी होता, तो इस डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ जाता? क्या फर्क पड़े? मान लो करंट हर जगह, यहाँ भी करंट है, क्या फर्क पड़ जाए? अभी भी आर डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एम्पीरियन लूप सर्कुलर ही होता। अरे यार तुम लोग जो है ना साफ। हाँ ये देखो, क्या अभी एम्पीरियन लूप हम क्या स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, अभी भी सर्कुलर ही होता। अभी भी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी के ऊपर आता है। यानी अभी भी ये सब पीले कलर का सर्कल और नीले कलर का सर्कल अभी भी होता। अभी भी हम इसके लिए यही लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। बोलो ना रे भाई, अभी भी छोटा सा डीएल लेते तो बी उधर ही आता, छोटा सा डीएल लेते बी उधर ही आता। अभी भी इसको तोड़ते तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री ही लिखते हैं। और अभी भी आई एनक्लोज्ड आई ही है, ये फर्क नहीं पड़ता है। सुनिएगा कि करंट कहां है, इससे फर्क। पिछली बार सिर्फ दीवारों में था, अब की बार हर जगह। लेकिन हमने पूरे करंट को अब की बार भी तो घेर दिया है, तो अभी भी आई ही लिखा जाएगा। यानी पूरे डेरिवेशन में एक डॉट का भी फर्क नहीं आएगा। समझ रहे हो? और फाइनल आंसर अभी भी वही होगा। इसका मतलब हुआ कि करंट सिर्फ दीवारों में हो चाहे करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में हो। अरे बोलो, आउटसाइड पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल करंट को उठा के एक्सिस पे जमा कर देना और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगा लेना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, हमको ना इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और करंट सिर्फ कहाँ है? नहीं बोल रहे हो? अरे करंट सिर्फ कहाँ है? दीवारों पे है। तो सबसे पहले तो
इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमको एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा। वो एम्पीरियन लूप कैसा होगा? सर्कुलर ही होगा। बोलिए ना। मान लीजिए जैसे ये पाइप है, पाइप नहीं है ये, हमको इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक, तो हम एम्पीरियन लूप एक बार फिर से सर्कुलर ही ना लेंगे? अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है। और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? तो करंट बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो सर्कुलर ही ना होगा बच्चों। तो सर्कुलर होगा तो क्यों ना हम इसी के ऊपर ऐसा ड्रॉ कर लें कुछ इस तरीके से। अब यहां पर भी हम अगर ऐसा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज लिखें, तो बाबू छोटा सा DL हम कहीं भी लेंगे, छोटा सा DL हम B उसी के डायरेक्शन में ना आएगा। इसका मतलब हुआ तोड़ के लिखा जाएगा तो इसको भी लिखा जाएगा B इंटू DL इंटू कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम। कितना करंट हमने बंद किया है? कितना करंट बंद किया है? करंट कहाँ है? दीवारों पे है। हमने एम्पीरियन लूप कहाँ लिया है? अंदर ले लिया है। करंट यहाँ 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 ना है, हमने एम्पीरियन लूप अंदर में ले लिया है। क्या हम कोई करंट बंद किए हैं? यानी ये वाला चीज कितना होगा? तो इधर कितना? अब इधर कुछ भी गुना भाग कर लो रे भाई, सब इधर आके क्या बनेगा? एक बार फिर से B बाहर निकलेगा और DL का इंटीग्रेशन 2 पाई R होगा। इसको उधर ले जाके जाओगे, B बराबर कितना हो गया? प्रूफ कि इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। नहीं बोलोगे? इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। अब अगर हमको देख लिए हैं आउटसाइड पॉइंट वाला, नहीं देख लिए हैं? अरे यार, करंट दीवारों में ना हो के अंदर भी होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? चलो तो ये तो हम लोग पहले ही देख लिया, हटाओ इसको। हाँ, करंट लेकिन हर जगह है। करंट कहाँ है बाबू? हर जगह, एकदम क्रॉस सेक्शन में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे कुछ तो बोलो यार। हाँ, और तब हमको इनसाइड पॉइंट पे इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बोलिए, तो क्या किया जाए? इसको कंसीडर करते हुए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया जाए, और इस एम्पीरियन लूप के लिए ही हमको लिखना है B डॉट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये लिखना है हमको। तो इंटीग्रेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले आई एनक्लोज तो निकाल लें। क्या लग रहा है? क्या हमने टोटल करंट बंद कर दिया है क्या? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, ये इतना करंट तो हम नहीं ना बंद कर पाए हैं। तो हमको बस इतना पता करना है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन में कितना करंट होगा। टोटल करंट तो आई है, हमको पता करना है इस वाले क्रॉस सेक्शन में कितना करंट होगा। एकदम 5वां क्लास वाला एक ही नियम। हम लोग बोलेंगे जिस समय ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर था, R का मतलब हो गया रेडियस ऑफ दी क्रॉस सेक्शन। अरे बोलो यार, उस समय करंट कितना था? I था। अरे पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट कितना है? तो जिस समय क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर है, अरे हमको बस इतना ही दूर करना चाहिए, उस समय करंट कितना होगा? तो आपको याद होगा, इससे डिवाइड किया जाता है और इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। याद है? ये सब हम लोग पढ़े हैं ना 5वां क्लास में। चलो ठीक है, तो तुम बताओ, पाई से पाई कट गया और ये आ गया तुम्हारा I इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यही ना आई एनक्लोज है रे बच्चों। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग पुट कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको अगर B डॉट DL करना है तो छोटा सा DL लेना होगा कहीं। तो आइए हम छोटा सा DL कहीं यहां पर लेते हैं, सही है? तुम बताओ बच्चों, अगर DL जो है वो इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो इसी के ऊपर ना आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। और आप जानते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है। तो सर्कल बनेगा कैसे? तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमाइए, तो आपको नहीं लग रहा है सर्कल जो होगा वो ऐसा ही बन जाएगा? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार फिर से इसी के ऊपर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो अगर DL इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी
इधर ही होगा। तो बताइए एक बार फिर से, बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज की जगह कितना? आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बी कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, अंदर में खाली डीएल बचेगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। अभी बताओ डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इन्फाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ना। तो जब सब छोटा 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 डीएल तुम जोड़ देगा, बताओ, नहीं जोड़ेगा तो तुमको क्या मिलेगा? ऋषभ बताएगा, ऋषभ। चलो ठीक है, 2 पाई आर मिलेगा, जिसमें आर स्मॉल आर होगा। तो चलो ठीक है, मैंने लिखा बी इंटू क्या? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आर से आर कट गया, क्यों नहीं बोल रहे हो? आर से आर कट गया। और तुम बताओ 2 पाई नीचे जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर। यही ना लाना था हमको, नहीं आ गया? क्लियर है? यही वाला केस जो है, ये वाला केस, अच्छा है इसके पिछले वाला केस। पिछले वाला केस का मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड पॉइंट पर, यही जो केस है वो एनसीईआरटी ने अपने एक वर्कड आउट एग्जांपल में पूछा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है? तो इसको आप बिल्कुल एग्जाम देते समय, मैंने एग्जाम देने से पहले देख के जाइएगा। देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये क्या हुआ? ऐसे मत करिए, ऐसे मत कहा करिए, दिन में टाइम हो गया, टाइम किस दिन भगवान सुन लेंगे ना। हाँ, कहा जाता है कि दिन भर में इंसान एक बार जरूर भगवान सुनते हैं, हर इंसान एक बार। अब मान लो कि इस समय तुमको सुन रहे होंगे, तुम बोल दोगे कि टाइम हो गया, तो क्या बात करती हो? शांत रहो। सर का मतलब क्या? टीचर, और टीचर का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तो देखा जाए तो वो तो असिस्टेंट हो गए फिर। तो ऐसा मत करो। टाइम है, गर्मी हो रहा है, ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। हमको नहीं पता था क्या? हमको नहीं पता था, पता चल गया कि गर्मी हो रहा है। ठीक है, अरे हम लोग ये क्वेश्चन थोड़े कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वही क्वेश्चन है कि नहीं है। देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस कितना? एक लंबा सा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, बोलो, उसका रेडियस कितना है? ए है। कैरिंग स्टीडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। माने करंट जो होगा वो हर जगह होगा। सुन रहे हो? हर जगह करंट है, हर जगह। तो आपको बताना है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए। आर लेस देन ए का मतलब क्या हुआ? इनसाइड पॉइंट। आर ग्रेटर देन आउटसाइड, सही है ना? तो वही है, इसीलिए मैं बता रहा था। चलिए, तो एक काम करिए, थोड़ा सा एक आध गो छोटा छोटा कम दाम का सब क्वेश्चन है, इसको करके जाइए। चलिए मैं ही कर दूं क्या आपके लिए? तो मैं, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। पहले बताइए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस कितना है? ए है। कैरीज स्टीडी करंट आई। चलिए, तो एक वायर है जिसका रेडियस है ए। अच्छा, ये मैं बार बार ये जो गोल गोल ड्रॉ कर रहा हूँ, तुमको समझ में आ रही है क्या? ये एक्चुअली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सामने से आप देख रहे हैं इसे, इसलिए आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, अदरवाइज इट इज अ सिलेंडर। कह रहा है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। का क्या मतलब हुआ? करंट हर जगह, यहाँ भी है, 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 हर जगह है। और इसका रेडियस बताइए तो कितना है? इस बेचारे का जो रेडियस है वो है ए। आपको ना मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताना है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, जिसमें बी जो है वो a/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, और बी डैश जो है वो 2a डिस्टेंस पर। तो आप बताइए, a/2 डिस्टेंस का मतलब हम कहाँ है? हम यहाँ है, तब ना a/2 है। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको b से दिखा रहा है।
और 2a का मतलब हम बाहर ना चले गए जी, ए या फिर ए कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया लेकिन चलेगा। हाँ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश है, तो कौन बताएगा बी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इनसाइड पॉइंट ना है तो म्यू नॉट आई आर, कौन सा आर? छोटा वाला आर, एंड द छोटा वाला आर इज ए बाई टू। आया समझ में? आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एंड द कैपिटल आर इज ए का स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए, ए से ए खत्म हो गया, आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। आया क्या? बी डैश हमको लिखना है, तो बी डैश तो आउटसाइड पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, टोटल करंट को उठा के कहाँ जमा कर दो? एक्सिस में, और इनफाइनेटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगा लो। तो बताओ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो 2 पाई और आर की जगह पे तो 2a है, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। तनी बताइए ना, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? दोनों तो सेम ही है, और जब सेम है तो रेशियो इज कितना? 1। ऑप्शन नंबर सी, जेई मेन 2007, नीट 2016। क्लियर है? चलिए, ये तो देखिए और बताइए बस। करंट कहाँ है? अरे पाइप है, तो पाइप खोखला ही होता है, भरा हुआ चीज पाइप होगा। थिन वॉल्ड पाइप एक ऐसा पाइप है जिसकी दीवारें बहुत पतली हैं, उसमें करंट है। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अरे पाइप ही ना रे भाई, का मतलब करंट कहाँ है? करंट सिर्फ दीवारों में है। बोलता है मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पाइप इज सेम। पाइप के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। कितना बकवास कर रहा है ये, जीरो ही तो होगा। तो ये गलत हो गया। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली ऑन इट्स एक्सिस, खाली यहां जीरो होगा, बाकी जगह जीरो नहीं। नहीं 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 नहीं, इनसाइड पॉइंट पे हर जगह जीरो होगा। गलत बोल दिया ये भी। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पाइप। मैंने यहाँ 10 टेस्ला, यहाँ 50 टेस्ला, यहाँ 70, ऐसा थोड़े होता है। बकवास कर रहा है, बकवास पर बकवास किया जा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी भी हो रहा है हम लोगों को ना जी। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब ऐसे भी ऑप्शन पढ़ के ही अगर देखना हो तो लास्ट वाला नीचे से जाना। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज कितना बाबू? जीरो हो जाएगा ना जी, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए।